गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 8 का और ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना यह अगला है जो प्रश्न लॉन्ग है। तो देखते हैं कि महलवारी व्यवस्था अस्थाई बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी। तो महलवारी व्यवस्था और अस्थाई बंदोबस्त से कैसे अलग थी देखते हैं। 19वीं सदी के शुरुआत में ही कंपनी बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त बदलाव लाना जरूरी है। कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्च चलाने के लिए धन की आवश्यकता है। तो इससे धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तथा बंगाल प्रश्रेणी तथा उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए तथा हॉल्ट मैकेंजी नामक तथा अंग्रेजों ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1882 ईस्वी में लागू किया गया। इस व्यवस्था को सफल बनाने के लिए कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की तथा खेतों को मापा, विभिन्न समूह तथा रीति रिवाज दर तथा इस व्यवस्था को महलवारी व्यवस्था की व्यवस्था में तथा अपनी निम्नलिखित विशेषताओं के कारण अस्थायी बंदोबस्त से अलग तो जो इस प्रकार है। इस व्यवस्था में अस्थायी बंदोबस्त की अस्तबंदबाई की तरह तथा भूमि को बोली लगाकर तथा बेचा नहीं जा सकता, अपितु गांव की तथा भूमि का सर्वे किया गया। इस व्यवस्था में लगान देने की जिम्मेवारी गांव के मुखिया की थी, जना के जमींदार के तथा इस व्यवस्था में अस्थायी बंदोबस्त की तरह भूमि स्वामी तथा न होकर तथा भूमि संपूर्ण गाँव का होता था। इस अस्थायी बंदोबस्त में भूमि लगान की निश्चित तथा यानी कि परंतु महलवारी में भूमि लगान की निश्चित नहीं थी, यानी कि अस्थाई में निश्चित था और यानी कि महलवारी में निश्चित नहीं था। यह उत्पादन के आधार पर कम तथा ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन लगान फसल के आरंभ में न लेकर तथा फसल काटने के बाद भी लिया जाता है, लेकिन महलवारी में पहले लिया जाता है। महलवारी में अंग्रेजों ने किसानों के बीच कड़ी का काम जमींदारों में न करके तथा गाँव में मुखिया करता था। महलवारी को बंगाल में उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में लागू किया गया था, जबकि अस्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया था। देखो, महलवाड़ी को सबसे पहले उत्तर पश्चिम में लागू किया था और बंगाल में लागू किया गया था, और अस्थायी बंदोबस्त को मैंने बिहार, उड़ीसा, बंगाल में भी लागू किया था। अस्थायी बंदोबस्त को कौन लागू किया था? होल्ट मैकेजी ने लागू किया था। अस्थायी बंदोबस्त को 1793 में लागू किया गया था, परंतु महलवाड़ी को 1882 ईस्वी में। देखो, अस्थायी बंद को 1793 और महलवाड़ी व्यवस्था को 1822 ईस्वी में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयत नील की खेती के में क्यों कतरा रहे थे? मैं नील की खेती करना क्यों नहीं वो चाह रहे थे? ध्यान से सुनो। तो अंग्रेजों ने अपने मुनाफे बढ़ाने के लिए ग्रामीण इलाकों से न लेकर राजस्व प्राप्त किया, अपितु तो वह यूरोप की जरूरतों के हिसाबों से सही तथा फसलों को उत्पादन की आरंभ करवा। 18वीं सदी का अंत तक कंपनी को ने अफीम और नील की खेती का पूरा जोर लगा कर दिया था, और इस कारण लगभग 150 वर्षों तक देश में विभिन्न भागों में न किसी फसल के किसानों को मजबूर करते थे। अंग्रेजों सबसे पहले परेशान किसानों को नील की खेती कृषि के लिए कर रहे थे तथा 18वीं सदी के अंत तक भारतीय नील की खेती मांग और बढ़ गई थी। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का युग शुरू हो चुका था और उसके तथा कपास उत्पादन में तथा भारी इजाफा हुआ तथा अब कपड़ों की तथा रंगाई की मांग तथा तेजी से बढ़ने लगी। इसी समय तथा वेस्ट इंडीज तथा अमेरिका से मिलने वाले तथा नील भी बंद हो गया। 1783 से 1783 लेकर 1789 के बीच तथा दुनिया के नील उत्पादन में आधा रह गया तथा इस कमी को अंग्रेजों भारत से पूर्ण करना चाहते, परंतु भारतीय किसान निम्नलिखित कारणों से नील की खेती करना नहीं चाहते थे। वे कारण निम्नलिखित इस प्रकार है। किसान को इस खेती को करने के लिए तथा अग्रिम ऋण दिया जाता था, परंतु इस ऋण की कठोर शर्तें किसानों को नुकसान थी। नील की खेती धान की खेती के साथ साथ होती। इस किसान के नील की खेती के लिए धान की खेती को नहीं छोड़ सकते थे, और नील की खेती के लिए भूमि उपजाऊ होनी चाहिए तथा एक भूमि पर तथा नील की खेती करने के बाद वह भूमि धान की फसल के लिए उपयुक्त नहीं थी, और नील की खेती को अंग्रेजों बहुत कम दामों पर खरीदते थे। किसानों को अन्य ग्राहकों को इस फसल हेतु नहीं मिलता था।
नील की खेती करवाने के लिए किसानों को ज़बरदस्ती कृषि करवानी चाहती थी, जिसके कारण किसान इससे कृषि कतरा रहे थे तथा नील की खेती की कीमतों को यानी कीमत नहीं मिलती थी, वो बहुत कम कीमत थी और ऊर्जा के का सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता था। और नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, किसान परिस्थितियों में बंगाल में नील की का उत्पादन धराशायी हो गया। रैयत व्यवस्था के अंतर्गत बंगाल तथा मालिकों तथा रैयत का अनुबंध करते थे। कई बार वे गांव के मुखिया को भी तथा रैयतों की तरफ से तथा समझौता करने के लिए बाध्य कर देते, जो अनुबंध पर यानी दस्तखत कर देते थे। उन्हें नील उगाने के लिए तथा कम ब्याज दर पर तथा बागान मालिकों को नगद कर्जा मिल जाता था तथा कर्ज लेने वाले रैयतों को अपनी कम से कम 25% जमीन पर तथा नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिकों को बीज तथा उपकरण मुहैया करना जाता था, जबकि मिट्टी को तैयार करने के लिए बीजों बोने और तथा फसल की देखभाल करने तथा जीमा तथा काश्तकारों के ऊपर रहता था तथा परंतु नील की खेती के लिए तथा वास्तविकता उपरोक्त शर्त लागू तथा आने के समय तथा नील की खेती के लिए कृषि के लिए न तो तथा भूमि मिली नहीं तथा इसके करने वाला किसान इसके लिए निम्नलिखित परिस्थितियां जिम्मेवार थी, जो इस प्रकार है। नील की खेती के लिए धान की खेती के समय एक ही था, किसान हमेशा धान की खेती का प्राथमिकता देते थे। नील की खेती भूमि की उपजाऊता का समाप्त कर देती थी, उस भूमि पर धान की कृषि नहीं हो सकती थी तथा किसान पहले के अग्रिम कर्जा से बहुत आकर्षित थे, परंतु उन्हें जल्द ही वे समझ में आ गया कि ऋण व्यवस्था कितनी कठोर है तथा बागान मालिकों को तथा दमनकारी व्यवस्था में भी नील की खेती के लिए डूबा तथा उपेक्षित जमींदार भी तथा किसानों को नील की खेती के विरुद्ध तथा भड़काने लगे तथा जिससे किसानों को विरोध का सरस अपना लिया। नील की खेती को प्राप्त होने वाले धन इस खेती में लगाने वाली तथा मेहनत से काफ़ी कम थी तथा उपरोक्त परिस्थितियों के कारण बंगाल में नील की खेती के पूरी तरह से यानी धराशायी होगा। तो इतना ही, आगे नेक्स्ट है बच्चों, थैंक यू।